बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईद की छुट्टियों से वापसी हो गई। ये ईद पर शेर रशीद के तकरीबन 24 से ज़ायद इंटरव्यूज़ हुए जो लोगों ने बहुत पसंद किए। आपने भी शेर रशीद का इंटरव्यू किया, ये अरेंज कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है? अच्छा, एक तो क्योंकि ईद के बाद पहली वीडियो है जो मैं कर रहा हूँ और तकरीबन 6 दिन के वक्फे के बाद अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों के साथ दोबारा राब्ता बहाल हो रहा है। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को गुज़श्ता ईद मुबारक एंड आई होप कि आपने मुग़ल साहब की तरह खा खा के ख़ुद को बेहाल नहीं किया होगा। मुझे देख लें। उन लोगों का ख्याल रखा होगा जो 2 वक्त की पेट भरकर रोटी खाने से, इस आसाइश से महरूम है। इंटरव्यू क्योंकि इंटरव्यू के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए हैं कि जिस पर मेरा ख्याल है कि ट्रांसपेरेंसी का, शफाफियत का तकाजा ये है कि अब जब वीडियोस का सिलसिला शुरू हो रहा है तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस कर लें। क्योंकि जब शेख रशीद के इंटरव्यू की और उसका जो सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला क्लिप है वो मेरे शो से है, डिबेट एट 8 ABN के लिए जो मैंने किया, उसमें शेख साहब जिस वक्त गुफ्तगू हो रही है तो बार बार लेफ़्ट साइड पे किसी को देख रहे हैं। सही। और इंटरव्यू के दौरान भी आप नोट करेंगे कि मुख्तलिफ मौके पे कि जैसे वहाँ पे कोई शख्स बैठा हुआ है, सही, और वो उसको देख रहे हैं, डिट्रैक हो रहे हैं। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है सवाल तो आपको पता है कि हमें तो कॉन्स्पिरेसी चाहिए होती है, हमें तो चाहिए होती है। लोगों ने सवाल किए, कुछ जेन्युइन सवालात हैं। एक तो इस इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर 11 अफराद मौजूद थे। सही। उन 11 अफराद के नाम क्या हैं, ओहदे क्या हैं, एक तो मैं आपको वो बता दूंगा। अच्छा। दूसरा, लोगों ने ये कहा कि शेख रशीद को लॉन्च किया गया है और ये इंटरव्यू भी मैनेज्ड था, जैसे पहले मैनेज्ड इंटरव्यू हुआ था चिल्ले के बाद वाला। सही। तो ये भी अब कोई काउंटर चिल्ला टाइप का इंटरव्यू हो रहा है। तो उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी मैं सामने रख दूंगा। फिर एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ कि इंटरव्यू एडिट हुआ है, तो वो एडिट हुआ है या नहीं, उसके बारे में भी ज़रा बात कर लेंगे। फिर कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात की कि को हवाओं का रुख शायद तब्दील हो रहा है। इसमें मैं आपके सामने अपनी अंडरस्टैंडिंग रख दूंगा, क्योंकि मैंने खुद जाकर किया था इंटरव्यू और 2 पार्ट्स में किया था। यानी ईद के पहले दिन जो ईद का दिन है और उससे अगले दिन, दोनों दिन जो है वो ये 8 बजे प्रोग्राम नशर हुआ, फिर सोशल मीडिया पे गया। इसको चलने की इजाज़त कैसे मिल गई? जाहिर है कि अब एक बंदा ज़ेर अताब हो, पाकिस्तान का एक मखसूस सियासी माहौल हो, अचानक से वो स्क्रीन्स पे नहीं तमाम स्क्रीन्स पे ही नमूदार हो जाए तो लोगों के जहन में ज़ाहिर है शक आएगा कि ये इंटरव्यू चलने कैसे दिया। और उसमें जो गुफ्तगू हुई है उसमें ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उनके उस इंटरव्यू में जो कुछ हुआ उसके हवाले से सवालात तो हैं और जेन्युइन सवालात हैं, उनको 1 बाय 1 एड्रेस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि शायद लोगों को, तमाम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि मीडिया किस तरीके से ऑपरेट करता है। ये जब आप प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, ईद प्रोग्राम्स ख़ास तौर पर, जाहिर है कि लोग कुछ हैं जो सिर्फ फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो टीवी भी देखते हैं, सोशल मीडिया को भी फॉलो करते हैं। तो टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो जब ईद प्रोग्राम चल रहा होता है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ईद वाले दिन हम लोग अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, काम काज को छोड़ के जाकर, और वो बंदा भी ईद वाले दिन हमारे लिए टाइम निकाल के बैठा होता है। आपने कपड़े वही पहने हुए होते हैं, जर्क बर्क किस्म के लोगों ने लशपश हुए हुए होते हैं, बैठ के इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, लेकिन वो प्री रिकॉर्डेड होते हैं। सही। छोटी ईद पे भी, बड़ी ईद पे भी। और स्केलेटन स्टाफ होता है जो मीडिया चैनल्स में अवेलेबल होता है। तो एक तो ये कि आपने जितने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं जो वो प्री रिकॉर्डेड हैं ईद, यानी शाज़ ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए उस पर भी ज़्यादातर न्यूज़ एंकर्स बैठकर बात करते हैं और प्रोग्राम एंकर्स को टेलीफोन लाइन पर या स्काइप के ज़रिए ले लिया जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये रिकॉर्डेड था इंटरव्यू, और इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था जुमे के दिन। सही। यानी ईद मंडे को थी तो 3 दिन पहले ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था। अब ये इंटरव्यू चल कैसे गया, अरेंज कैसे हुआ, किसने लाइनअप किया, तय कैसे हुआ, और इसमें तमाम कहानी में आपके सामने, सब एंकर्स को आइडिया कैसे सेम आया कि शेख का इंटरव्यू। हाँ, तमाम कहानियां जो हैं वो रख लेते हैं। वो उसका तरीका कार क्या है। मैं पहले ना वो क्लिप ज़रा सुनवा देता हूँ कि जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बनी। आपको पता है कि मुनीब फारूक ने एक इंटरव्यू किया था, वो चिल्ले के बाद वाला इंटरव्यू था। शेख रशीद के सामने कुछ कागज़ पड़े हुए थे, उन्होंने जो भी कहा वो इस अंदाज से कहा कि पता चल गया कि इंटरव्यू मैनेज्ड है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई थी इससे पहले। वो किस माहौल में हुआ इसके हवाले से ज़राए से बात आई थी, लेकिन जिसे कहते हैं कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। क्योंकि मुनीब फारूक ने तो कहा था कि मुझे गिड़गिड़ा के शायद रब्ता किया था शेख रशीद ने, मेरे मिन्नत तरला किया था, और मिन्नत तरला करके ये इंटरव्यू हुआ था।
और एहसान किया था मैंने को बहुत बड़ा, वो थप्पड़ वाला किस्सा चला। लेकिन उस सारी कंट्रोवर्सी में अब एक नया एंगल आता है, उसका भी तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर मुनीब फारूक को लगता है कि अब जो शेख रशीद ने बात की है ये झूठ है, तो उसका बड़ा आसान सा सादा सा तरीकाकार है। पहले सुन ले शेख रशीद ने क्या कहा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये ज़रा मैं ओपन कर लेता हूँ। ये वो क्लिप है जो सबसे ज़्यादा बेसिकली शेख साहब आपने आज तक का तो मुझे पता नहीं, ये साहब जो है ईद पे कोई 24 सिक्का है, लेकिन ओवरऑल आपने आज तक जितने भी इंटरव्यूज दिए, कौन सा ऐसा इंटरव्यू है जिसमें आपको लगा कि यार ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत मुश्किल है? एक वही इंटरव्यू है जब इन्होंने मुझे रिलीज किया चिले से, और चिले से मेरे घर लेकर गए, और जो इन्होंने लिख कर दिया हुआ था वो इतना थका हुआ था, गैर अखलाकी था। अगर मैं पढ़ता तो मौत के बाद भी लोग मुझे कहते कि ये मेरा मुंह काला होता, और मैं अपने शहर में फिरता तो सही लेकिन दिल में लोग गालियां देते, और मैंने वो नहीं पढ़ा। और उसके लिए अल्लाह ने मुझ में हिम्मत दी, अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरे अंदर वो ताकत पैदा की कि लोगों की मौजूदगी में, जब मैं लोग कहता हूँ तो लोगों का मतलब आपको समझ है कि उनके बैठे हुए मैंने वो इंटरव्यू नहीं पढ़ा और अपनी बातें की। शेख साहब कह रहे हैं कि जब कि लोगों की मौजूदगी में, और जब मैं लोग कहता हूं तो उसका मतलब आपको पता होगा। इसका मतलब यह है कि जो शेख साहब को सपोजिडली अलेजिडली उठाने वाले थे वो वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी वाले भी वही थे, हाँ, जिनकी मौजूदगी में हुआ। और इसमें उन्होंने किस्सा सुनाया कि मैं आ रहा था, फिर मेरी आंखों से जब पट्टी हटाई गई तो 12 गो का पुल था, और वहाँ पर मैंने डिसाइड किया। वो पूरी कहानी है, खबरें बहुत ज़्यादा इस इंटरव्यू में, लेकिन सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने इंटरव्यू, उसकी कहानी और इन तमाम सवालात के जवाब देने से पहले, और फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी उस पर आने से पहले, मुनीब फारूक साहब का जो दावा है ना, जो वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक बयान भी दिया था कि इस तरीके से हुआ था ये इंटरव्यू, इन हालात में हुआ था। मेरे पास कोई पैमाना नहीं है कि मैं जजमेंट पास कर सकूं कि शेख साहब ठीक कह रहे हैं या मुनीब फारूक ठीक कह रहे हैं। सही हो सकता है मुनीब फारूक ठीक कह रहे हो सकता है कि जो शेख रशीद ने मेरे शो में बात की है वो बात दुरुस्त हो अपने हिस्से से। हाँ, लेकिन तरीक़ाकार ये है, यानी ये मुमकिन नहीं है, फितरी सी बात है कि जब आप इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं और एक ऐसा इंटरव्यू आप कर रहे हो जिसने आपको पता है कि टॉक ऑफ द टाउन बनना है, एक बड़ा इंटरव्यू करने जा रहे हैं, एक बंदा है जिसको उठा लिया गया था पाकिस्तान की सियासत में, शेख रशीद का एक मुनफरिद किरदार किन हालात में उठाया गया और चले गए, तो यूजुअली आपके साथ जो टीम जाती है, ये तो नहीं हो सकता कि वो मोबाइल फ़ोन घर पे रख के जाएं, वो मोबाइल फ़ोन साथ लेके जाते हैं। सही। और ये मीडिया में रहते हुए, हैविंग डन सो मैनी इंटरव्यूज़, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। जो हमारे साथ लोग जाते हैं वो यूजुअली जो स्टाफ है वो उस बंदे के साथ जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो सेलिब्रिटी है ना, वो सियासत की सेलिब्रिटी है, वो क्रिकेट की सेलिब्रिटी है, वो मीडिया की शोबिस की सेलिब्रिटी है, वो अपने प्रोफेशन की सेलिब्रिटी है। तो यूजुअली जो कैमरामैन साथ जाते हैं, प्रोड्यूसर साथ जाते हैं, कोई और बंदा साथ जाता है, वो तस्वीर उतारते हैं उनके साथ। सही, बिल्कुल। तो मुनीब फारूक साहब के साथ जो गए थे वो तस्वीर अपनी कट, यानी कि आप जो कटअवेज होते हैं, जो बी रोल्स होते हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं, बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, तो वो डाल दें, पता चल जाए वो माहौल का क्या था। तो मेरे पास तो ये सारा कुछ है। सही। अब वो सारी कहानी हुई कैसे, और शेख साहब किसको देख रहे थे, वहाँ पर मौजूद कौन कौन था जब मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था, और हुआ कैसे। अब जब आपने करना होता है, इंटरव्यूज़ करने होते हैं और आपको शोज़ रिकॉर्ड करने होते हैं, बैक टू बैक इतना कुछ चल रहा होता है, बजट वाला टाइम है, आपको पता है कि बजट आ रहा था, उसकी वजह से एक अलहदा से मसरूफियत थी, रूटीन के टॉक शोज़ अलहदा से थे, और फिर वीकेंड ही बच जाता था, उसी के ऊपर जुमे वाला दिन बच गया, उसके ऊपर जल्दी जल्दी कुछ रिकॉर्ड कर लें जो ईद की हम छुट्टी ले सकें, क्योंकि मसला सिर्फ मेरा नहीं है, बाकी टीम ने भी छुट्टी लेनी होती है, प्रोड्यूसर है, दीगर लोग हैं। अब हुआ ये कि होता क्या है, यूजुअली जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं शो के, उनके आपस में बड़े एक्टिव राब्ते होते हैं, आप किसको ले रहे हैं, आप किसको, हाँ, कौन कौन से गेस्ट अवेलेबल हैं यार, तो ये गिव एंड टेक उनका चलता रहता है। अच्छा यार तुम इसको कर लो, ये बंदा अवेलेबल है, तो वो ये चल रही होती है। तो ये तो टॉक ऑफ द टाउन हो गया था कि शेख रशीद इंटरव्यू दे रहे हैं।
सही। और शेख रशीद का इंटरव्यू हाथों हाथ बिकता है। अब अगर नहीं बिकता किसी नून लीग के बंदे का, तारड़ का अगर आप टॉक शो कर ले, ईद के ऊपर शो कर लें और उसको 50 बंदे भी देखने पे राजी ना हो, तो इसमें तो मेरा कसूर नहीं है ना भाई। बिल्कुल सही। तो टीवी चैनल्स तो व्यूअर ड्रिवन है। हाँ। अगर इनके किसी और बंदे के साथ टॉक शो को देखने का रवादार नहीं है तो भाई ये तो मेरा कसूर नहीं है। अब शेख रशीद एज एन ऑप्शन आपके पास आए तो उनसे हमारी टीम ने रब्ता किया और उन्होंने हमें टाइम दे दिया जुमे का। अब जुमे के दिन 8 बजे का, जुमे की शाम 8 बजे का रात में जो टाइम मिला, तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटर ने कहा कि यार ये तो 100% कन्फर्म ही नहीं है, हमारे पास ऑल्टरनेट होना चाहिए। शफकत अली कुरैशी ने कहा कि ये तो कह रहे हैं कि हम दे देंगे इंटरव्यू, लेकिन हम शेख रशीद के आसरे पे रह जाएं और इंटरव्यू ना हो फिर तो बाकी लोगों ने तो अपने अपने गांव घर जाना है। हमने ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढे। सही। और शेख साहब का 8 बजे का, अली हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं या कोऑर्डिनेटर, जो उनकी तरफ से, शेख साहब की तरफ से ये सारी कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। बहरहाल मैंने ये डिसाइड किया कि यार शेख साहब के साथ इंटरव्यू जो है वो एक नशिस्त या एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं होगा। जब वहाँ पहुँचेंगे तो शेख साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ थोड़ा सा एक्सटेंडेड रिकॉर्डिंग करें ताकि हम उसको जो है वो 2 दिन चला सकें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके, शायद 85 मिनट्स की रिकॉर्डिंग। तो वो जिस वक्त हम पहुंचे, अब वो एडिटिंग वाला सवाल का जवाब आपके इसमें मिल जाएगा जी। अब हम वहाँ पहुंचे तो 11 बंदे जो वहाँ पर मौजूद थे ना ऑन स्पॉट, मैं आपको उनके नाम और ओहदे बता देता हूँ, ये मेरे पास मौजूद है कि वहाँ पे कौन लोग थे। तो जिनको लगता है कि ये कोई एजेंसियों की लड़ाई है और वो पहले वाला इंटरव्यू किसी और एजेंसी ने करवाया था और ये वाला इंटरव्यू किसी और एजेंसी ने करवाया, तो जिस वक्त हम वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर 2 गार्ड्स थे बाहर। सही। उनके नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो गार्ड्स थे, उनके डेजिग्नेशन आप समझ लें, जो शेख साहब के अपने थे। शेख रशीद साहब के एक थे सेक्रेटरी, अली उनका नाम है, और वो चहकते फिर रहे थे। तो शेख साहब ने बार बार कहा कि आपको पता है अली आज बहुत खुश है। मैंने कहा क्यों? कहते आज इसके 11 मिलियन वो हुए हैं टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर्स। नहीं, वो शेख साहब की कोई वीडियो उन्होंने लगाई थी तो वो उसके पता नहीं क्या होता है, व्यूज होता है या वो, आई एम नॉट, आप टिकटॉक के मास्टर हैं, अब हम टिकटॉक व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर यही तो। हाँ, तो वो कोई 11 मिलियन क्रॉस की थी कोई वीडियो जिसमें शेख रशीद ने कोई शायरी वगैरह की थी, तो वो एक थे वो अली। सही। फिर एक साहब थे, उनका नाम था साजिद, जो वहाँ पर मौजूद थे इस तमाम में सर्व करने के लिए। अब इंटरव्यू लॉन में हो रहा था और वहाँ पर गर्मी थी, लॉन में जिस तरह छिड़काव वगैरह कर देता है बंदा, तो रात को वो हब्स जो है वो होता है, तो उसकी वजह से। अच्छा, बाकी लोग कौन थे? एक थे जनाब मेरे प्रोड्यूसर रेहान वहाँ पे थे। उसके अलावा शफकत अली कुरैशी, कंटेंट प्रोड्यूसर एंड कोऑर्डिनेटर। सही। अली असगर मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर वहाँ पे थे। 2 कैमरामैन थे, नासिर और इफ्तिखार। एक था मैं और एक थे शेख रशीद। ये 11 लोग थे टोटल वहाँ पे जब ये इंटरव्यू हुआ। तो जो मुड़ मुड़ के देख रहे थे वो अली को देख रहे। हम तमाम के पास अपने फ़ोन्स मौजूद थे। कुछ लोगों ने सेल्फीज़ ली हुई हैं उस तमाम जिसमें माहौल इस्टेब्लिश हो रहा है। किसी ने उसकी वीडियो बनाई हुई है। वो टिकटॉक के ऊपर भी शेख रशीद के अपने जो कैमरा है, फ़ोन कैमरा, उससे वो कन्वर्सेशन और इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था। उसके जुज़ियात उन्होंने अपलोड भी किए हैं। मेरी टीम के तमाम लोगों ने शेख रशीद के साथ तस्वीर भी उतारी, मेरे साथ, मुझे भी साथ खड़ा करके तस्वीर उतारी और उनके अपने अपने सोशल मीडिया पर लगी हुई हैं। तो पहली बार, अब शेख साहब क्यों देख रहे थे बार बार? उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आपने 3 कैमरे लगा दिए, मसला ये हुआ कि आपको पता है कि मशीन है वो तो कोई भी माल फंक्शन कर सकती है। सही। उस मॉइस्ट की वजह से हब्स, वो जो हवा में नमी थी उसकी वजह से एक माइक में, उसकी केबल में कोई मॉइस्चर आ गया और वो माल फंक्शन कर गया। अब ये टाइम नहीं था कि शेख साहब को कहते हैं शेख साहब बैठ जाएं, एक और माइक आएगा उसके बाद करेंगे, तो 1 घंटा वो और इंतज़ार करते रहते हैं। सही। तो वो ऑडियो को मैनेज करने के लिए मेरा प्रोड्यूसर एक कैमरे से दूसरे कैमरे, रेहान साहब जो हैं वो एक कैमरे से दूसरे कैमरे जा रहे थे और शेख साहब उस गुफ्तगू के दौरान डी ट्रैक होकर उनको देख रहे थे। अच्छा। हाँ, उनको देख रहे थे। तो उसमें जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, अच्छा फिर उसमें दिलचस्प बात ये है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम जब ये सारी उछल कूद चल रही थी और रेहान एक कैमरे से दूसरे कैमरे पे जा रहे थे,
तो शेख रशीद ने थोड़ी देर तो इधर उधर देखने के बाद, उसको नोट करने के बाद कि ये क्यों घूम रहा है, दरमियान में इंटरव्यू रुका एक जगह पे। अच्छा। और ये भी रिकॉर्डेड है, सही, जिसमें वो उसको कहते हैं कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, एक कैमरे से दूसरे कैमरे पे जा रहे हो, कभी वहाँ जाके बैठ जाते हो, कभी वहाँ चले जाते हो, कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, मेरी तवज्जो सारी ख़राब हो रही है। सही। और ये जो तुम फ़ोन पे लगे हुए हो ना, तुम्हें मुझे पता है तुम किसके साथ फ़ोन पे लगे हुए हो। वो कोई उसको ताना दे रहे थे कि तुम किसी खातून के साथ फ़ोन पे लगे हो ना, इस किस्म के वो मजाक अजराए मजाक वो बात कर रहे थे। तो ये पोर्शन भी रिकॉर्डेड मौजूद है मेरे पास। सही। अब आ जाए उस बात के ऊपर कि क्या इंटरव्यू एडिट हुआ और इसमें से कुछ हिस्से निकाले गए। बिल्कुल निकाले गए। उसकी वजह यह है कि हमें कंटेंट टाइम का पता नहीं होता 4-5 दिन इन एडवांस कि उस दिन इश्तहारात कितने होंगे, आपने 48 मिनट का इंटरव्यू चलाना है या 36 मिनट का। सही। तो लेकिन आपने अपने तौर पे रिकॉर्डिंग जो है वो 48 मिनट के हिसाब से, 50 मिनट के हिसाब से करनी है कि उस दिन कोई ऐड ना हो, कुछ ना हो, तो भी आपके पास कंटेंट हो उस प्रोग्राम का, टीवी का पेड़ भरने के लिए। तो आप रिकॉर्डिंग तो एक्सटेंडेड करते हैं और ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी इंटरव्यू 3 कैमरों पर रिकॉर्ड और वो एडिट ना हो। आप उन्हें टाइम लाइन पे रखेंगे, आप उनको जोड़ेंगे, काटेंगे, एडिट करेंगे, उसी को एडिटिंग का प्रोसेस कहते हैं। हाँ, सवाल ये कि उसमें से कुछ निकाल दिया गया, बिल्कुल निकाला गया। क्या निकाला गया? जिसमें शेख साहब ने बताया कि सिल्क का बिजनेस उन्होंने कब किया, कैसे किया, अमेरिका से, बरतानिया से कोई ऑर्डर वो कैसे लेकर आए, किस तरीके से किसी के दफ्तर में घुस गए थे, या अक़वाम मुत्तहिदा में जो उन्होंने तकरीर की थी उस तकरीर की क्या कहानी थी, साहबजादा याकूब खान, खुर्शीद महमूद कसूरी, उनके वाक़यात, कुछ इस किस्म की चीज़ें थीं जो मौजूदा सियासी मंजरनामे पर उस तरीके से रेलिवेंट नहीं थी। और क्योंकि हमने अब उसको स्क्वीज़ डाउन करना था टू 40 मिनट्स, क्योंकि हमें कंटेंट टाइम आखिर में प्रोड्यूसर को बताया गया ईद वाले दिन कि अब हमें 40 मिनट की रिकॉर्डिंग चाहिए। सही। तो उसमें से फिर वो एडिट आउट करके वो वाले पोर्शंस, लेकिन वो सारे का सारा अवेलेबल है, उसमें ऐसी कोई मसला नहीं है कि जिसके ऊपर ये सारी बात बना दी जाए। अब आ जाते हैं उस आखिरी सवाल की तरफ कि क्या इसका मतलब ये है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। तो हवाओं के रुख के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इस इंटरव्यू का, शेख रशीद के इंटरव्यूज होने का, लेकिन उससे भी पहले एक और अहम सवाल, अनसेंसर्ड क्या अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, ये एडिटेड वर्जन जो आप नहीं, वो एडिटेड वर्जन है। मैं आपको बता रहा हूँ, माइक माल फंक्शन कर गया था, उसकी माइक की डिस्टॉर्शन इतनी ज़्यादा है, उसको बैठकर जिस तरीके से वो एडिट किया गया है, लेकिन वो अवेलेबल है, किसी की तसल्ली के लिए चाहिए हो तो वो दिखा देंगे। चलें, एक बंदा उसमें तसल्ली आज मैं करवाता हूँ। अच्छा, एक तो उसका जो है वो तमाम का तमाम कंटेंट जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 96 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है। आई नो कि आपने जब प्लान किया था तो 85 मिनट्स का प्लान। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो चलने कैसे दिया गया। अच्छा, सब अगर उसमें ये सब कुछ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जुमे वाले दिन रिकॉर्डिंग करके वापस आए हैं, इंटरनली ऑफिस में कम्युनिकेट किया गया कि शेख साहब ने जो बातें की हैं उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। सही। तो उसका जो प्रोमो बनाया गया उसमें कहा गया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी। इतना सादा, इतना थका हुआ, इतना वाहियात किस्म का प्रोमो बनाया कि किसी को ख्याल ही ना है कि इसमें कुछ ऐसा है जिसके इसको वो करना है। वो तो जब ऑन एयर हुआ और उसके क्लिप्स वायरल हुए उसके बाद भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। सही। बट इट वेंट एज, हाँ, जो जैसा फाइनल वर्जन था उसी तरीके से दोनों चल गए। अब इसका क्या मतलब है कि क्या हवाओं का रुख तब्दील हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शेख साहब ने जो ये इंटरव्यूज़ दिए हैं, मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि उन्होंने किसी से एनओसी लिया हो कि यार मैं अब वापस आना है, तो उनको शायद, यानी मेरे पास इसका भी कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि मैं इसके ऊपर, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, वो खुद ही बता सकते हैं भाई कि क्या इसके पीछे ये स्टोरी क्या है। मैं उसमें 100% श्योर होकर ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि शेख रशीद इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। अच्छा। और एज अ पॉलिटिकल एनिमल ही अंडरस्टैंड्स, पैसे नहीं आए, हवाओं का रुख हुकूमत के लिए किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है। और अगर वो शेख रशीद जिस तरह कहता है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर का इंतज़ार नहीं करती, तो वो उनको शायद ये लगा कि जिस तरीके से हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और मईशत में सुधार नहीं है, IMF के मामलात 100% तय नहीं हैं, दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट और मईशत का पहिया घूमता नज़र नहीं आ रहा, शेख रशीद को शायद, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये लगा कि
अगर इमरान खान की और पीटीआई की वापसी हो जाती है तो फिर उनका कोई चांस नहीं है उनके साथ, अगर आज वो उनके साथ नहीं खड़े। सही, तो मे बी ही इज डेस्परेटली ट्राइंग टू मेक अ कम बैक। सही। और उस कम बैक में भी उनको शायद ये सहारा है कि अब उठा लिया गया था ना, बंदे का झाका भी तो उतर जाता है ना। और शेख साहब हैं भी बहुत पुराने। तो दूसरा, अदालतें जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, शायर अहमद फरहाद के केस में जो हुआ, और अदरवाइज जो अदालतों का मूड और मिजाज इस वक्त तेवर नज़र आ रहे हैं, उसमें शायद उन्हें लगा हो कि वो ये स्पेस ले सकते हैं और कर सकते हैं। बहरहाल इंटरव्यूज़ देयर ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों पार्ट्स में अवेलेबल है, और अगर किसी को लगता है कि उनको चाहिए उसका अनएडिटेड वर्जन भी, वो भी अवेलेबल है। सही। वो चाहिए हो तो वो भी ख्वाहिश के ऊपर अपलोड किया जा सकता है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।